हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। आज की क्लास में बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी। प्लेस ऑफ एक्रूअल का मतलब है बेटा वेतन अर्जित होने का स्थान। एक्रूअल का मतलब बेटा होता है अर्जित। हाँ जी बेटा, कोई भी वेतन कहाँ पर अर्जित किया हुआ माना जाता है या कमाया हुआ माना जाता है, इस चीज को हम कैसे डिसाइड करते हैं। इसका बेटा पहले मैं सामान्य नियम बताने जा रहा हूँ आपको। सामान्य नियम तो ये है कि जो व्यक्ति जहां पर सेवाएं दे रहा है उसका वेतन वहीं पर कमाया हुआ माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, वो अपनी सेवाएं इंडिया में दे रहा है, तो उसकी सैलरी इंडिया में अर्न की हुई मानी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवाएं आउटसाइड इंडिया दे रहा है तो उसका वेतन भी आउटसाइड इंडिया कमाया हुआ माना जाएगा। बट इसमें कुछ केसेस हैं, हम उनको वन बाय वन लेकर बेटा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट केस पे हम चलते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए जो सबसे पहला केस है हमारा, सबसे पहले केस में बेटा क्या दिखाया है, एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स। इस एम्प्लॉय का नाम बेटा रख लेते हैं मिस्टर एक्स। ये बेटा लिखा है मैंने इसके ऊपर एनी एम्प्लॉय। एनी एम्प्लॉय का मतलब बेटा चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे बेटा वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, किसी भी तरह का बेटा एम्प्लॉय हो सकता है, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह का एम्प्लॉय हो और वो अपनी सेवाएं कहाँ पर दे रहा है, इंडिया में। हाँ जी बेटा, सर्विसेज कहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया में। तो उसकी सैलरी, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, उसकी जो सैलरी है दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्रूड इन इंडिया। उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एक्रूड इन इंडिया। एक्रूड इन इंडिया कह लीजिए या अर्नड इन इंडिया। हाँ जी। और उस केस में बेटा मिस्टर एक्स, चाहे वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, चाहे बेटा नॉन रेजिडेंट हो, तीनों ही केस में सैलरी टैक्सेबल होगी। ओआर के केस में भी बेटा, एनओआर के केस में भी, और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो ये बेटा हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। कोई भी एम्प्लॉय अगर इंडिया में अपनी सेवाएं दे रहा है तो उसकी सैलरी इंडिया में अर्न की हुई मानी जाती है। और क्योंकि वो सैलरी इंडिया में अर्न की गई है, तो वेदर द assessee is ordinary resident or not ordinarily resident or non-resident, for all categories the full salary will be taxable। हाँ जी बेटा, अब आ जाइए सेकंड पॉइंट पे। हाँ जी बेटा, अब हम चलते हैं बेटा केस टू पे। केस टू बेटा क्या है, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय, हाँ जी बेटा, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो बेटा प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, चाहे वो फुल टाइम जॉब कर रहा हो या पार्ट टाइम जॉब कर रहा हो, परंतु वो अपनी सेवाएं कहाँ पर दे रहा है, इंडिया में। हाँ जी बेटा, प्राइवेट जॉब एम्प्लॉय है और सेवाएं कहाँ पर दे रहा है बेटा, आउट ऑफ इंडिया। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है उसका जो वेतन है वो कहाँ पर कमाया हुआ माना जाएगा। हाँ जी बेटा, क्योंकि वो अपनी सेवाएं इंडिया में दे रहा है, और मैंने रूल बताया था जो कर्मचारी जहां पर सेवाएं देता है उसका वेतन भी वहीं पर कमाया हुआ माना जाता है सामान्य तौर पर। तो मान लीजिए ये जो एम्प्लॉय है बेटा, अगर ये यूएसए में अपनी सेवाएं दे रहा है तो उसका वेतन भी यूएसए में कमाया हुआ माना जाएगा। तो इसके आगे बेटा मैं लिख देता हूँ, सैलरी विल बी डीम्ड टू बी अर्नड आउटसाइड इंडिया। तो ऐसी सिचुएशन में फिर वही क्वेश्चन अराइज होता है कि सैलरी हेड में, जब सैलरी की इनकम पे हम टैक्स लगाएंगे तो क्या उसको सैलरी हेड में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके बारे में बेटा तीन बातें हो सकती हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि उसने अपनी सेवाएं इंडिया के बाहर दी हैं, तो पहले तो उस असेसी को बेटा हमें उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी में आता है।
ऑर्डिनरली रेजिडेंट की कैटेगरी में आता है, या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, या नॉन रेजिडेंट। उसके बाद बेटा आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी सेवाएं इंडिया के बाहर दे रहा है, तो आपको उसके वेतन की प्राप्ति देखनी पड़ेगी। हाँ जी बेटा, एक चीज तो हमें देखनी होती है बेटा अर्निंग, दो चीजें हमें देखनी होती है। अर्निंग, अर्निंग कहाँ पर वो हो रही है उसकी, आउट ऑफ इंडिया। अर्निंग आउट ऑफ इंडिया है तो उसकी प्राप्ति देखनी पड़ेगी कि जो सैलरी वो प्राप्त कहाँ कर। तो इसमें बेटा दो तीन बातें हैं। सबसे पहली बात, अगर उसकी जो रिसिप्ट है वो डायरेक्टली इन इंडिया है। हाँ जी बेटा, अगर डायरेक्टली इन इंडिया है, जो सेवाएं उसने आउट ऑफ कंट्री यूएसए में दी है, उसके बदले में जो उसे वेतन मिल रहा है वो डायरेक्ट इंडिया में उसके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है, या डायरेक्ट इंडिया में उसे रिसीव होता है। तो चाहे वो इम्प्लॉई ऑर्डिनरली रेजिडेंट की कैटेगरी में आता हो, या नॉट ऑर्डिनरली या नॉन रेजिडेंट, तीनों ही केसेस में बेटा फुल अमाउंट टैक्सेबल होगा। सेकंड केस बेटा ये हो सकता है कि कर्मचारी ने अपनी सेवाएं कहाँ पर दी हैं, आउट ऑफ इंडिया, और उसको सैलरी भी जो रिसीव हुई है, जो प्राप्ति हुई है, वो भी बेटा आउटसाइड इंडिया। दोनों काम बेटा आउटसाइड इंडिया हुए हैं, सैलरी कमाई भी बाहर भारत के बाहर है, और रिसीव भी बेटा भारत के बाहर हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में जो सैलरी के ऊपर टैक्स लगेगा वो तब लगेगा यदि असेसी किस कैटेगरी में आता हो, ऑर्डिनरली रेजिडेंट। यदि वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट की कैटेगरी में आता है या नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आता है, तो दोनों केस में सैलरी एग्जम्प्ट होगी। ये बातें हमने पहले भी की हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस का बेटा हमने टॉपिक किया था, वहां पे ये सारी बातें मैं करवा चुका हूँ। तो केस नंबर 2 में बेटा कंक्लूजन क्या निकला, कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट जॉब में है और इंडिया के बाहर अपनी सेवाएं दे रहा है, तो सबसे पहली बात उसकी सैलरी कहाँ पर कमाई हुई मानी जाती है, इंडिया के बाहर। तो इंडिया के बाहर बेटा अगर कोई सैलरी कमाई हुई मानी गई है, तो हमें उसकी प्राप्ति और देखनी पड़ेगी। तो प्राप्ति के बारे में दो बातें हो सकती हैं, अगर वो डायरेक्ट रिसीव्ड इन इंडिया है तो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगा, और यदि वो आउट ऑफ इंडिया रिसीव हुई है तो सिर्फ ओआर के केस में टैक्सेबल होगा। नॉट ऑर्डिनरली और नॉन रेजिडेंट दोनों ही केसेस में बेटा एग्जम्प्ट होगी सैलरी। ठीक है बच्चों, आगे चले। चलिए अब बेटा चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। हाँ जी बेटे, देखिए नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये है, कोई भी इम्प्लॉई जो इंडिया में अपनी सेवाएं दे रहा है, एनी इम्प्लॉई का मतलब बेटा फिर से मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट इम्प्लॉई भी हो सकता है, चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे वो पार्ट टाइम इम्प्लॉई हो, चाहे फुल टाइम हो, इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इम्प्लॉई होना चाहिए। ठीक है, सर्व कहाँ पर कर रहा है सेवाएं, वो इंडिया में जॉब कर रहा है। हाँ जी बेटा, जॉब कहाँ पर कर रहा है, इंडिया में, परंतु कुछ समय के लिए। हाँ जी बेटा, मान लेते हैं वो इम्प्लॉई 2 मंथ्स की हॉलीडेज लेकर, हाँ जी बेटा 2 महीने की छुट्टियां लेकर सिंगापुर घूमने के लिए चला गया अपनी फैमिली के साथ। ठीक है बेटा, 2 महीने की छुट्टियां लेकर वो कहाँ घूमने के लिए चला गया, सिंगापुर में। और कंपनी ने, जिस कंपनी में वो जॉब करता है, या गवर्नमेंट ने उसकी 2 महीने की सैलरी, हाँ जी बेटा, उसकी 2 महीने की जो सैलरी वहीं पर उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दी, या सिंगापुर में उसके डायरेक्ट पहुंचा दी। कहने का मतलब, जो 2 महीने की छुट्टियां लेकर बेटा कर्मचारी इंडिया के बाहर घूमने के लिए गया है, उन 2 महीनों का वेतन उसने कहाँ पर प्राप्त किया है, इंडिया के बाहर प्राप्त किया है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहली बात, जो 2 महीने की सैलरी, 2 महीने की बेटा जो सैलरी है, वो कहाँ पर अर्न की हुई मानी जाएगी। तो ध्यान से सुनना, वो इम्प्लॉई तो कहाँ का है बेटा, इम्प्लॉई तो इंडिया का ही है, भले ही वो 2 महीने छुट्टियां लेकर बाहर घूमने के लिए गया है ना। तो 2 महीने की सैलरी जो उसको सिंगापुर में रिसीव हुई है, दैट विल बी डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया। हाँ जी बेटा, दैट विल बी डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया। अर्नड इन इंडिया कह लीजिए या एक्रियोड इन इंडिया, बात एक ही है। ठीक है, तो फिर वही क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये सैलरी ओ आर, एन ओ आर और एन आर, नॉन रेजिडेंट, तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। हाँ जी बेटा, तो मैंने आपको बताया हुआ है रेजिडेंशियल स्टेटस वाले टॉपिक में,
यदि कोई सैलरी इंडिया में अर्न की जाती है या इंडिया में अर्न की हुई मानी जाती है, तो वो तीनों केसेस में टैक्सेबल होती है, चाहे वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरली, चाहे नॉन रेजिडेंट। ठीक है बेटा? तो ये पॉइंट इस केस 3 को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी एम्प्लॉयी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा हो, चाहे फुल टाइम, यदि वो कुछ समय के लिए छुट्टियाँ लेकर बेटा विदेश घूमने के लिए जाता है और जितने पीरियड के लिए वो विदेश घूमने के लिए गया, उतने पीरियड की सैलरी उसको वहीं पर मिली है, तो वो सैलरी बेटा कहाँ पर कमाई हुई मानी जाएगी? इंडिया में कमाई हुई मानी जाएगी, क्योंकि वो एम्प्लॉयी तो इंडिया का ही है, जॉब तो इंडिया में ही कर रहा है। 2 महीने तो बेटा वो बस अपने फैमिली के साथ एन्जॉय करने के लिए गया है। तो वो जो सैलरी इंडिया में अर्न की हुई मानी जाएगी, तो चाहे भले ही वो एम्प्लॉयी ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, एज़ पर द रूल्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, तीनों ही केसेस में ये सैलरी टैक्सेबल होगी। मान लेते हैं उसकी 2 महीने की सैलरी 2 लाख रुपए है, तो तीनों में बेटा दिखा देंगे। ऑर्डिनरली रेजिडेंट में भी 2 लाख आ जाएगा, नॉट ऑर्डिनरली में भी बेटा 2 लाख आ जाएगा और नॉन रेजिडेंट में भी बेटा 2 लाख आ जाएगा। क्लियर है बेटा? चलो जी। सारी बातें बेटा हमने की हुई हैं, ये फिर से रिपीट हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, केस नंबर 4 पे आ जाइए। हाँ जी बेटा, केस नंबर 4 क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फिर से वही पॉइंट, एनी एम्प्लॉई सर्विंग इन इंडिया। एनी एम्प्लॉई बेटा फिर से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकता है। कोई भी बेटा एम्प्लॉई जो रिटायर हो गया है, जैसे बेटा ये दिखाया मिस्टर एक्स, कोई इंडिविजुअल है, इसने ये बेटा 60 इयर्स की एज में रिटायर हो गया। ये सपोज कीजिए जिस कंपनी में ये जॉब करता है उसमें रिटायरमेंट की एज 60 इयर्स है और 60 इयर्स के बाद ये रिटायर हो गया। और ये काम कहाँ पर कर रहा है? जॉब बेटा कहाँ पर कर रहा था? इंडिया में। इसकी जॉब है इंडिया में। इंडिया में इसने अपनी सेवाएं दी हैं, जिसके बाद ये रिटायरमेंट इसने ले ली है या रिटायर हो गया है। अब क्योंकि इसके फैमिली मेंबर सारे यूएसए में सेटल्ड हैं, ये इसका सन है, ये इसकी डॉटर इन लॉ है, ये इसके ग्रैंड सन्स हैं, ये इसकी वाइफ है। तो कहने का मतलब इसने क्या किया, रिटायरमेंट के बाद बेटा वो सीधा कहाँ चला गया? अपनी फैमिली के पास शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसकी फैमिली कहाँ पर सेटल्ड है? यूएसए में। तो ये यूएसए में चला गया और जो उसकी इंडिया की जो पेंशन बनती थी रिटायरमेंट के बाद, पता है एम्प्लॉयर क्या पे करता है? पेंशन। वो पेंशन उसको कहाँ पर मिलती है? आउटसाइड इंडिया। पेंशन बेटा उसको मिलती है यूएसए में। अब क्वेश्चन फिर वही राइज होता है कि जो यूएसए में उसको पेंशन मिल रही है, वो अर्न कहाँ पर की हुई मानी जाएगी? रिसीव तो बेटा आउटसाइड इंडिया हो रही है, रिसीव इन यूएसए। ये अर्निंग कहाँ पर ट्रीट करेंगे? आप सिंपल सी बात सोचो, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी जो सेवाएं दी हैं वो इंडिया में दी हैं, तो उसको जो पेंशन मिल रही है, पेंशन कौन से पीरियड की मिल रही है? पेंशन उसको किस वजह से मिल रही है? क्योंकि उसने इंडिया में अपनी सेवाएं दी, इसी वजह से मिल रही है। तो उसकी जो पेंशन है वो कहाँ पर अर्न की हुई मानी जाएगी? हाँ जी बेटा, डीम टू बी अर्न या एक्रूड इन इंडिया। और फिर क्योंकि ये डीम टू बी अर्न इन इंडिया है, तो आपको रूल बताया हुआ है, कोई भी इनकम जो इंडिया में कमाई हुई मानी जाती है या इंडिया में कमाई जाती है, वो तीनों ही केसेस में टैक्सेबल है। भले ही मिस्टर एक्स ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, तीनों ही केस में बेटा ये टैक्सेबल होगा। लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, बेटा तीनों ही केसेस में उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे भले ही वो यूएस से चला गया है, बट जो पेंशन ले रहा है वो इंडिया में अर्न की हुई मानी जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ बेटा केस नंबर 5 पे। केस नंबर 5 बेटा क्या है? हाँ जी बेटा, इस केस को बेटा ध्यान से सुनना। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, देखिए,
एक एम्प्लॉई है, पहले इसका नाम रख लेते हैं मिस्टर पवन। लो जी, एक एम्प्लॉई है मिस्टर पवन। हाँ जी बेटा, कहाँ का एम्प्लॉई है? इंडियन गवर्नमेंट का। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखना, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, भारत सरकार का। ठीक है जी, एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बेटा दोनों कंडीशंस ध्यान से देखो। एक तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कौन सी गवर्नमेंट का? इंडियन गवर्नमेंट का। और साथ में सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक है। ठीक है जी। तो ऐसा व्यक्ति, अगर उसको इंडियन गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देती है, कहाँ पर सेवाएं देने के लिए? आउट ऑफ इंडिया। हाँ जी बेटा, इसकी ट्रांसफर कर दी। किसने ट्रांसफर किया है? गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट ने उसको कहाँ पर सेवाएं देने के लिए भेज दिया? सर्विंग आउट ऑफ इंडिया। मान लेते हैं बेटा जापान में, इस कर्मचारी को जापान भेज दिया, पवन को, कि जापान में जाकर आपने सेवाएं देनी है। इंडियन गवर्नमेंट के बेटा ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो आउटसाइड इंडिया भी वर्क कर रहे हैं। आपने इंडियन अम्बेसी सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के जो दूसरे देशों में चलाए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय भी उसको बोल देते हैं। ठीक है जी, विदेश मंत्रालय के बहुत सारे ऑफिस हैं जो आउट ऑफ इंडिया है। और उस कर्मचारी को, हाँ जी बेटा, जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं कि पवन को कहाँ पर भेज दिया गया? जापान में। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जापान में जब पवन अपनी सेवाएं देगा, तो क्या उसका वेतन इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा या जापान में कमाया हुआ माना जाएगा? नॉर्मल रूल तो बेटा ये होता है कि कोई व्यक्ति जहां पर अपनी सेवाएं दे रहा हो, अगर वो इंडिया में अपनी सेवाएं दे रहा है तो उसका वेतन इंडिया में कमाया हुआ माना जाता है। यदि वो आउटसाइड इंडिया अपनी सेवाएं दे रहा है तो उसका वेतन आउटसाइड इंडिया कमाया हुआ माना जाता है। बट ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है ही है, साथ में इंडिया का नागरिक भी होना चाहिए। यदि वो इंडिया के बाहर अपनी सेवाएं दे रहा है तो उसका वेतन बेटा आउटसाइड इंडिया कमाया हुआ नहीं माना जाएगा। उसका वेतन कहाँ पर कमाया हुआ माना जाएगा? डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया। हाँ जी बेटा, डीम्ड टू बी अर्नड इन इंडिया, उसका वेतन इंडिया में कमाया हुआ माना जाएगा। तो उस केस में क्या होगा बताओ? आप बताओ, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, किस केस में बच्चों टैक्सेबल होगा? रेजिडेंशियल स्टेटस वाले टॉपिक में आपने पढ़ा हुआ है, यदि कोई वेतन इंडिया में कमाया जाता है या इंडिया में कमाया हुआ माना जाता है तो वो तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होता है, भले ही वो इम्प्लॉई ऑर्डिनरली रेजिडेंट की कैटेगरी में आता हो या नॉट ऑर्डिनरली की कैटेगरी में आता हो या नॉन रेजिडेंट, तो तीनों केस में बेटा उसको टैक्सेबल कर देंगे। बट ध्यान रखिए, रखना है आपको, गवर्नमेंट एम्प्लॉई होना चाहिए और भारत का नागरिक भी होना चाहिए। सपोज कीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मिस्टर पवन, मिस्टर पवन इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो है, इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो है। और सपोज करो वो सिटीजन, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी दूसरे देश का नागरिक है। सपोज करो कोई यूएसए का नागरिक है। हाँ जी बेटा, कोई यूएस का सिटीजन है और वो इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। हम एज्यूम कर लेते हैं यूएस का कोई नागरिक है और इंडियन गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट ने उसको कहाँ पर भेज दिया? जापान भेज दिया सेवाएं देने के लिए। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब उसका वेतन, हाँ जी बेटा, उसका जो वेतन है वो इंडिया में कमाया हुआ नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही। यहाँ पे वो इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो है बट सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, अगर वो जापान में जाता है और जापान में अपनी सेवाएं देता है तो उसका जो वेतन है बेटा वो आउटसाइड इंडिया अर्न किया हुआ माना जाएगा। ठीक है जी, विल बी डीम्ड टू बी अर्न आउटसाइड इंडिया। तो इस केस में फिर क्या होगा? इस केस में बेटा फिर वो प्राप्ति देखनी पड़ेगी हमें। जो सैलरी इंडिया के बाहर कमाई हुई मानी जाती है उस केस में बेटा हमेशा प्राप्ति देखनी है। जो इंडिया में कमाई हुई मानी जाती है उसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो तो तीनों केस में आएगी। बट जो इनकम इंडिया के बाहर कमाई हुई मानी गई है या इंडिया के बाहर कमाई गई है, उस केस में उसकी प्राप्ति देखनी पड़ेगी कि प्राप्ति कहाँ पर हुई है। तो प्राप्ति के बारे में बेटा आपको रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में बताया हुआ है। अगर प्राप्ति कैसे हुई हो,
प्राप्ति बेटा दो तरह से हो सकती है। हाँ जी बेटा, या तो प्राप्ति कैसे होगी, डायरेक्टली, डायरेक्टली रिसीव्ड इन इंडिया। डायरेक्टली रिसीव्ड इन इंडिया है तो तीनों में आ जाएगा। तीनों मतलब ओआर में भी टैक्सेबल होगा, एनओआर में भी टैक्सेबल होगा, और नॉन रेजिडेंट के केस में भी बेटा टैक्सेबल होगा। और अगर डायरेक्ट रिसीव्ड नहीं हुई, पहले जापान में ही मिली है, हाँ जी बेटा, जापान में उसने अर्न की है और जापान में ही रिसीव की है, ठीक है जी, तो उस केस में अगर डायरेक्ट रिसीव ना हुई हो, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया लिख देते हैं यहाँ पर हम, या इन जापान, तो उस केस में बेटा सिर्फ ये ओ आर के लिए टैक्सेबल होगा, एन ओ आर के केस में एग्जम्प्ट होगा, और नॉन रेजिडेंट के केस में भी एग्जम्प्ट होगा। उस केस में सिर्फ ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में बेटा सैलरी टैक्सेबल होगी। हाँ जी बेटा, क्लियर है। अच्छा एक बात और, हाँ जी बेटा एक बात और, वो इससे रिलेटेड है। ऐसा कोई भी इम्प्लॉई जो इंडियन गवर्नमेंट का इम्प्लॉई है और भारत के बाहर अपनी सेवाएं, और भारत का नागरिक भी है और सेवाएं कहाँ पर दे रहा है, आउटसाइड इंडिया, उसकी बेटा सिर्फ सैलरी टैक्सेबल होती है। सैलरी के अलावा, सैलरी के अलावा जितने भी बेटा उसको वहां पे अलाउंसेज मिल रहे हैं, अलाउंसेज, हाँ जी बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा बेटा भत्ते भी मिलते हैं कुछ, या कुछ उसको परक्यूजिट्स भी मिलती हैं। परक्यूजिट्स का मतलब बेनिफिट्स इन काइंड। हाँ जी बेटा, परक्यूजिट्स जो होती हैं नॉन मॉनिटरी होती हैं। तो ये आगे हम फर्दर पढ़ने वाले हैं डिटेल में, अभी बस आप इनके नाम याद रखो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा अलाउंसेस मिलते हैं और परक्यूजिट मिलती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, कौन से गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और जो भारत के नागरिक हैं, उनको इंडिया के बाहर जितने पीरियड भी वो सेवाएं देंगे उतने पीरियड की सैलरी तो टैक्सेबल है। मान लीजिए मिस्टर पवन 2 साल के लिए जापान गया है, तो 2 साल की सैलरी तो बेटा टैक्सेबल होगी पवन की। बट उस 2 साल के पीरियड के दौरान पवन को जितने भी अलाउंसेज मिले हैं, मान लीजिए हाउस रेंट अलाउंस मिला है, कार अलाउंस मिला है, टेलीफोन अलाउंस मिला है, यानी कि जितने भी अलाउंसेज इसको मिले हैं या परक्यूजिट्स मिली हैं, सपोज करो इसको जापान में रहने के लिए बेटा फ्लैट मिला है, और जापान में इसको होंडा सिटी गाड़ी भी मिली है, तो वो सारी परक्यूजिट्स हैं। तो जितने भी इसको अलाउंसेज या जितनी भी परक्यूजिट इसको आउटसाइड इंडिया मिलेंगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो फुली एग्जम्प्ट है। हाँ जी बेटा, वो फुली एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा बेटा। यहाँ मैं लिख देता हूँ जी, फुली एग्जम्प्ट, ठीक है। तो एक बेटा आपको ये पॉइंट भी ध्यान